हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का नाइन्थ पेपर स्टैटिस्टिकल मेथड्स। जो मैथ का पेपर है दोस्तों, ये नाइन्थ पेपर है। 50 नंबर का होता है। पहले पेपर ये 80 नंबर का होता था, बट अब न्यू सीजन से जो सेमेस्टर इन लोगों का लागू हुआ, नेक्स्ट सेमेस्टर लागू हुआ है, उसमें यह 50 नंबर कर दिया है। 50 नंबर आपका 20 नंबर मीड हो गया है, 30 नंबर प्रैक्टिकल और वाइवा हो गया है। आइए दोस्तों, देखते हैं मैथ का पेपर जो पिछले साल का है वो कैसे आया था, कितने सेक्शन में था, कितने कितने नंबर का पेपर था और उसको कैसे कैसे करना है, इस विषय में हम लोग बात करेंगे। यदि बात करते हैं दोस्तों, पिछले साल के पेपर तो 3 सेक्शन में था, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो सेक्शन ए में 5 क्वेश्चन आता है, 2-2 नंबर का, और ऑल क्वेश्चन कंपलसरी होता है। सभी क्वेश्चन को कंपलसरी करना होता है। 2-2 नंबर का होता है क्वेश्चन, 60 होता है। उसको लिमिट में लिखना होता है, छोटा भी लिखना होता है। यदि हम लोग बात करते हैं सेक्शन बी की, सेक्शन बी में हमें कुछ 4 क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। 5-5 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें 6 क्वेश्चन दिया होता है। इसमें से कोई 4 क्वेश्चन अपने चूज करके जो आपको सिंपल लगे उसको करना है। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन सी की, सेक्शन सी को दोस्तों लॉन्ग में करना होता है। इसमें से अधिकतर 4 क्वेश्चन दिया जाता है, कभी 5 भी दे देता है, कभी 3 भी दे देता है, बट उसमें से हम लोगों को 2 क्वेश्चन करना होता है। तो ये दोस्तों हम लोग 2000 पिछले साल का जो पेपर 2024 का है उसको एनालिसिस करते हैं कि पेपर कैसा था, उसमें क्या 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 आया था और वो कैसे करना था। अब बात करते हैं दोस्तों सेक्शन ए की, शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है, स्टैटिक्स अर्थात संख्यांकी। संख्यांकी किसे कहते हैं, डिफिनेशन दिया हुआ है। एग्रीकल्चर है दोस्तों, मोस्टली आप लोगों को डिफिनेशन ही मिलता है, थ्योरी मिलती है, और न्यूमेरिकल जो होता है वो मिलता है, कम मिलता है। तो हम लोग पहले डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि स्टैटिक्स किसे कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्टैटिक्स की बात किया जाए तो जो स्टैटिक्स अर्थात संख्यांकी दोस्तों है, वो गणित की एक ब्रांच है, मैथ की एक ब्रांच है। और उसमें दोस्तों क्या है, आंकड़ा का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या को प्रस्तुत की जाती है। क्या किया जाता है दोस्तों, आंकड़ा को संग्रह, उसके बाद उसका विश्लेषण और व्याख्या को प्रस्तुत किया जाता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इस स्टैटिक्स का उद्देश्य क्या है, स्टैटिक्स का उद्देश्य यदि बात करते हैं दोस्तों, इसमें आंकड़ा का संग्रह होता है, आंकड़ा का विश्लेषण होता है, आंकड़ा का व्याख्या होता है और निर्णय लेने में मदद करता है। यदि हम लोग दोस्तों बात करते हैं टाइप ऑफ स्टैटिक्स, स्टैटिक्स कितने प्रकार की होती है दोस्तों, तो स्टैटिक्स 2 प्रकार की होती है। वर्णनात्मक स्टैटिक्स होती है और निष्कर्षात्मक स्टैटिक्स होती है। वर्णनात्मक की बात करते हैं दोस्तों तो ये आंकड़ा का वर्णन करता है, और निष्कर्षात्मक की बात करते हैं दोस्तों तो ये निष्कर्ष निकालता है। अब देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, क्या है डाटा, अर्थात आंकड़ा किसे कहते हैं। दोस्तों आंकड़ा जो है, डाटा है, यह जानकारी तथ्यों को संग्रह है। क्या है, जानकारी और तथ्य का संग्रह है, जो विभिन्न रूपों से हो सकता है। यदि क्या है दोस्तों, ये जानकारी और तथ्य का क्या है, संग्रह है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, आंकड़ा कहते हैं। अगर इसकी हम लोग टाइप की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 2 प्रकार के हो सकता है, मात्रात्मक आंकड़ा और गुणात्मक आंकड़ा। यदि मात्रात्मक आंकड़ा की बात करते हैं दोस्तों, इसमें इसकी संख्यात्मक जानकारी होती है, कितने है, जैसे आयु हो गया, वजन हो गया, ये क्या हो गया, मात्रात्मक आंकड़ा हो गया। यदि हम लोग बात करते हैं गुणात्मक आंकड़ा दोस्तों, इसमें गुणों की बात करते हैं, जैसे रंग है, लिंग है, जाति है, ये क्या है, गुणात्मक आंकड़ा है। और यदि बात करते हैं दोस्तों इसका महत्व क्या है आंकड़ा का, दोस्तों आंकड़ा का महत्व ये है दोस्तों कि ये निर्णय लेने में मदद करता है, समस्या को समाधान करने में मदद करता है और निष्कर्ष निकालने में मदद करता है। आगे दोस्तों बात हम लोग करते हैं सारणियन। क्या है दोस्तों, टेबुलेशन अर्थात सारणियन। टेबुलेशन अर्थात सारणियन की बात करते हैं दोस्तों, तो ये आंकड़ा को व्यवस्थित और संगठित तरीके से प्रस्तुत करने की एक विधि है। क्या है दोस्तों, सारणियन आंकड़ा को व्यवस्थित और संगठित तरीके से प्रस्तुत करने की एक विधि है। दोस्तों टेबल के रूप में, एक फॉर्म के रूप में सब लोग एक ही जगह इकट्ठित करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आंकड़ा एक जगह संग्रहित करते हैं सारणियन विधि में। क्या दोस्तों, ये इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो आंकड़ा को व्यवस्थित और संगठित तरीके से प्रस्तुत करने की एक विधि है। सारणियन में आंकड़ा को पंक्तियों और स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। कैसे दोस्तों, रो और कॉलम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे आसानी से पढ़ा जाए और समझा जा सके। तो दोस्तों इसका एडवांटेज की बात करते हैं, सारणियन के एडवांटेज क्या है दोस्तों, तो आंकड़ा की स्पष्ट पुष्टिकरण हो जाती है, उसका तुलना करने में आसानी हो जाती है और निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे हम लोग दोस्तों बात करते हैं टेबल के टाइप्स कैसे है दोस्तों, तो 2 टाइप होता है, एक सिंपल टेबल होता है, एक जटिल टेबल होता है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग का है कैरेक्टरिस्टिक अर्थात लक्षण। तालिका के लक्षण क्या है दोस्तों, तालिका का लक्षण ये है दोस्तों, वो स्पष्ट होना चाहिए, उसको व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण रहना चाहिए, तुलना की सुविधा भी होनी चाहिए और संक्षिप्तता उसमें होनी चाहिए।
और एक विश्लेषण की सुविधा उसमें होनी चाहिए। यही क्या है दोस्तों, उसका कैरेक्टर है, उसका लक्षण है। अगर लक्षण की हम लोग बात करते हैं, किस लक्षण पर तालिका होनी चाहिए, तो क्या होना चाहिए, तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, तो ज़्यादा 3-5 इधर-उधर ना हो, आसानी से समझा जा सके, तुलना करने में सुविधा होनी चाहिए, और संक्षिप्त में होना चाहिए, नहीं कि बहुत बड़ा में कर दीजिए ताकि उसको अपने ही नहीं समझ में आए, और विश्लेषण करने में आसानी होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, लास्ट को है सेक्शन ए का, क्या है दोस्तों, समांतर माध्य, अर्थमेटिक मीन। समांतर माध्य किसे कहते हैं दोस्तों किसे कहते हैं, दोस्तों बात करते हैं समांतर माध्य की। दोस्तों समांतर माध्य एक संख्यांकी माप है जो आंकड़े को सेट के औसत मूल्य को दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों, समांतर माध्य क्या करता है, औसत मूल्य को दर्शाता है। दोस्तों यह जो समांतर माध्य है ना, आंकड़े के योग के और आंकड़ों की संख्या को विभाजित करके गणना किया जाता है। क्या कहता है, उसका टोटल योग बटा के टोटल संख्या, अर्थात कोई आंकड़ा दिया है उसके आंकड़ों को हम लोग पूरा योग कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और जितने नंबर दिया है, जितनी संख्या दी है, उससे उसको हम डिवाइड कर देते हैं। यह क्या होता है दोस्तों, समांतर माध्य हो गया, समांतर माध्य। यदि जैसे दोस्तों कोई मान लीजिए कोई संख्या दे दिया है 2, 4, 6, 8, 10, हम 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर देंगे और काउंट कर लेंगे 1, 2, 3, 4 फिर कितनी संख्या है, जितना योग कर लेंगे, योग से जितनी संख्या रहेगी उससे हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग समांतर माध्य की बात करते हैं, तो अगर इसको हम लोग फार्मूला की बात कर देते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा दोस्तों, आंकड़ों का योग बटा के आंकड़ों की संख्या। ये क्या है, इसका फार्मूला गणना करने का फार्मूला है। आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं सेक्शन बी, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन करना होता है दोस्तों। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखना होता है, 200 वर्ड लिमिट होती है। और आइए इसकी बात करते हैं दोस्तों, इसमें चूज करना होता है, तो इसलिए आप अगर सेक्शन बी करने जा रहे हैं, पहले आप लोग 6 क्वेश्चन दिया था, 6वें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें से कौन क्वेश्चन आपको 4 बेटर तरीके से आ रहा है उसी को करिए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है, वार्डिगटन के अनुसार संख्यांकी को परिभाषित कीजिए, संख्यांकी के सम्मकों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या दोस्तों, वार्डिगटन जो है उनके अनुसार संख्यांकी का डेफिनेशन लिखना है। तो वार्डिगटन के अनुसार संख्यांकी का डेफिनेशन हो जाएगा दोस्तों, संख्यांकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतीकरण और व्याख्या से संबंधित है। क्या है दोस्तों, संख्यांकी वह विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रह और वर्गीकरण करने में, प्रस्तुतीकरण करने में और व्याख्या से संबंधित होता है, जिससे हम किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए आंकड़ों का विश्लेषण और निष्कर्ष निकाल सकते हैं। एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर ये वार्डिगटन के अनुसार दे दिया है तो आप उन्हीं का दिया हुआ डेफिनेशन को लिखना पड़ता है। इस बात को आप लोग विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। तो जो बड़े बड़े जो गणितज्ञ जो डेफिनेशन दिए हुए हैं, उनके डेफिनेशन एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। यदि बात करते हैं दोस्तों, संख्यांकी के सम्मकों की विशेषताओं का वर्णन करना है। यदि बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है इसमें, इसका विशेषता है, ये आंकड़ों का संग्रह करता है, और यदि बात करते हैं दोस्तों, आंकड़ों का विश्लेषण करता है और निर्णय लेने में मदद करता है। अर्थात दोस्तों जो बॉडी गठन की परिभाषा है दोस्तों, आंकड़ा के संग्रह को महत्व पर जोर देता है, और दो क्या दोस्तों, विश्लेषण की व्याख्या पर भी महत्व पर भी जोर देता है, और निर्णय लेने के भी महत्व पर भी जोर देता है। ये दोस्तों, और चलते हैं दोस्तों, क्या देखते हैं, राइट द टाइप्स एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या है दोस्तों, राइट द टाइप्स एंड एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के प्रकार एवं उद्देश्य लिखिए। दोस्तों वर्गीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आंकड़ों को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। यदि इसको हम लोग बात करते हैं प्रकार के दोस्तों, तो एक गुणात्मक वर्गीकरण होता है, मात्रात्मक वर्गीकरण होता है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण होता है, और भौगोलिक वर्गीकरण होता है। यदि गुणात्मक वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, ये गुणों के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। मात्रात्मक वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये मात्राओं के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। यदि कालनुक्रमिक वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो ये समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि भौगोलिक वर्गीकरण की बात करते हैं दोस्तों, तो भौगोलिक वर्गीकरण में आंकड़े के स्थान पर आधार वर्गीकृत किया जाता है। यदि हम लोग इसके उद्देश्य की बात करते हैं दोस्तों, तो क्या है, आंकड़ों को संगठन करने में होता है, आंकड़ों की तुलना करने के लिए होता है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए होता है, और निर्णय लेने में मदद करता है। दोस्तों वर्गीकरण एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी तकनीक है जो आंकड़े को समझने और विश्लेषण करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है, माध्य, मध्यिका एवं बहुलक के सूत्र को स्पष्ट कीजिए। अर्थात दोस्तों माध्य का सूत्र क्या है, मध्यिका का क्या सूत्र क्या है, और बहुलक का क्या सूत्र है। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग, माध्य का सूत्र देखते हैं क्या दोस्तों, क्या है, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स बटा के जो अपॉन होता है नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स।
ये क्या होगा दोस्तों, मीन का सूत्र हो गया। यदि मीडियन की बात करते हैं दोस्तों तो क्या होता है, n+1/2 होता है मीडियन का सूत्र। यदि हम लोग मॉड के सूत्र की बात करते हैं अर्थात बहुलक के सूत्र की बात करते हैं दोस्तों, तो उसका होता है L+F1 बटा के F0 बटा अपॉन, सॉरी मोड का अगर बात करते हैं L+F1 माइनस F0 बटा के 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू सी। यदि हम लोग दोस्तों F1 की बात करते हैं बहुलक में, जो सबसे बड़ा होता है बहुलक में दिया रहता है उसको हम लोग F1 रखते हैं, और जो उसका लोअर लिमिट रहता है दोस्तों, जो उसका लोअर लिमिट रहता है तो उसको हम लोग एल रखते हैं। जैसे ऐसा 300 से 400 क्रम दिया है बहुलक, जो उसका 300 रहेगा वो लोअर लिमिट रहेगा, जो F1 के सामने वाला उसको हम लोग एल मानते हैं। और F1 के ऊपर F0 होता है, और F1 के खंड नीचे एक बार नीचे F2 होता है। तो इसको हम लोग ध्यान रखिए। और बात करते हैं अगर दोस्तों कि सी क्या होता है, जो इंटू हम सी किए हैं, सी किसे कहते हैं दोस्तों, तो सी जो होता है हम लोगों का कितने का दोनों में क्रम, अर्थात जो हम डाटा हमको दिया है जैसे 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 जो दिया है हम लोगों को, तो जो 100 का डिफरेंस है तो वहाँ 100 हो जाएगा। यदि हम लोग को 100 से 300, 300 से 500, 500 7 दिया, 700 दिया है तो वहाँ 30 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ समझ हो गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। यादृच्छिक प्रतिचयन क्या है, इसकी परिसीमाएं क्या है, को वर्णन करना है। क्या करना है दोस्तों, यादृच्छिक परिचयन क्या है और उसकी परिसीमाएं क्या है, इसको वर्णन करना है। व्हाट इज द रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग जैसे तो नाम से ही अगर इसको हम लोग ध्यान से देखें तो अपने आप ये हो जा रही है रैंडम सैंपलिंग। अगर कहीं से सबको सैंपलिंग करना है, 100 लोग पड़े हैं उसमें से हम कुछ चीज को छांटना है रैंडम तरीके से, उसमें हम 10 लोगों को निकाल दिए, तो ये क्या होता है दोस्तों, रैंडम सैंपलिंग। यदि दोस्तों यदि हम बात करते हैं इसकी सीमाएं का दोस्तों, तो ये क्या है, ये नमूना आकार होता है। ये नमूना आकार जो होता है बहुत छोटा होता है तथा यह परिणाम सटीक नहीं हो सकता है, क्योंकि रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसा हम लोग टेस्ट वेस्ट कर तो नहीं रहे हैं, बस रैंडम सैंपलिंग करें, किसी 10 को 20 से उठा लिए, 5 को उठा लिए, तो क्या होता है दोस्तों, ये सटीक नहीं होता है। इसमें पक्षपात होता है दोस्तों, इसमें समय और लागत, तो समय और लागत दोस्तों इसमें कम लगती है। और बाद में ये जटिलता होता है दोस्तों, और ये गैर प्रतिक्रिया होती है। जैसे यदि दोस्तों इसकी बात करते हैं रैंडम सैंपलिंग की जो सीमाएं और समाधान क्या है, नमूनों का आकार बढ़ा सकते हैं, जहाँ 10 करना है वहाँ 20 कर सकते हैं, पक्षपात कम करना चाहिए, समय और लागत का प्रबंधन करना चाहिए। आगे हम आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, किसी स्थान पर 3 मकान खाली है जिनके लिए तीनों व्यक्ति ने अप्लाई किया है। तो प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे के बिना कंसल्ट किए एक एक मकान के लिए अप्लाई किया है, तो इस बात की क्या प्रक्रिया प्रायिकता होगी कि तीनों व्यक्तियों ने उसी मकान को अप्लाई किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन देखा है, कोई 3 मकान है और 3 व्यक्तियों ने अप्लाई किए हैं। यदि अगर 2 व्यक्ति आपस में बात नहीं किए हैं, अपने अपने में कंसल्ट नहीं किए और मकान का अप्लाई किए हैं, तो प्रायिकता पूछ रहा है दोस्तों, तो हो सकता है कि तीनों व्यक्ति एक ही मकान को अप्लाई कर दिए हों, या हो सकता है कि 2 व्यक्ति एक मकान को अप्लाई किया हो, एक व्यक्ति एक मकान को अप्लाई किया हो, अर्थात या ये भी हो सकता है कि तीनों व्यक्ति अलग अलग मकान को अप्लाई किए हैं। इसका 3 मेथड हो सकता है। इसकी प्रायिकता दिखाना, तीनों मिल सकता है, या तो 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, 3/3 अर्थात 1/1 का भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या है। निम्न सारणी में कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक दिए गए हैं, उनका परिसर ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है दोस्तों, परिसर ज्ञात करना है। ये देखिए क्या दोस्तों दिया, एक सारणी दिया है जिसमें हमें प्राप्तांक दे दिया है और छात्रों की संख्या दे दिया है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, क्या सा रेंज ज्ञात करना है, 70 से 80। तो ये दोस्तों सेम है। जैसे दोस्तों आपको पिछले वाले क्वेश्चन में हम बहुलक वाला जो क्वेश्चन मोड का बताए थे आप लोगों को, यदि हम इसमें बात देखते हैं बहुलक क्या होगा, इसमें जो दोस्तों जो ये 35 वाला है ये हमारा F1 हो जाएगा, और यदि बात करते हैं इसके पहले जो 20 है ये F0 हो जाएगा, और ये 25 है ये F2 हो जाएगा। यदि हम लोग L की बात करते हैं दोस्तों, F1 40 जो हो जाएगा L हो जाएगा, और यदि हम लोग C की बात करते हैं तो 10 10 जो होगा इसमें C होगा। जो पीछे फार्मूला आपको बहुलक का जो बताए थे दोस्तों, उसको इस पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हम लोग एग्जाम्पल मिल गया है, इसी एग्जाम्पल पर हम लोग आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसी में दोस्तों हम क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेना। आपको सूत्र बता दिया गया है, बस आपको सूत्र पर रखना है इसको है, और रख सही क्रम में रखिएगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये बात करते हैं दोस्तों हम लोग सेक्शन सी की। सेक्शन सी को दोस्तों लॉन्ग आंसर होता है, इसको अच्छे से लिखना होता है, 10 अंक का क्वेश्चन होता है दोस्तों, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ता है। इसमें कोई 2 ही क्वेश्चन करना होता है, 4 क्वेश्चन दिया रहता है। दोस्तों क्या दिया है, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य की गणना करना है। तो ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया है, प्राप्तांक 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से, 70 से और 80 से।
यदि हम लोग बात करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 15 है, 35 है, 60 है, 84 है, 96 है और 127, 225 है, 250 है। तो ये जो समांतर माध्य की बात करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हम आपको बता ही चुके हैं। समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, सम ऑफ ऑल डाटा पॉइंट्स बटा के अपॉन नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स। इसी के बेस पर आप लोगों को दोस्तों रख देना है, उस पर रख के सॉल्व कर लेना है, सॉल्व हो जाएगा। यदि बात करते हैं दोस्तों हम लोग विक्षेपण के माप को, आप क्या समझते हैं, विक्षेपण के माप का प्रकार उदाहरण सहित समझाना है दोस्तों। दोस्तों यदि हम लोग बात करते हैं विक्षेपण अर्थात विखंडन दोस्तों, तो ये जो होता है दोस्तों संख्यांकी माप है जो आंकड़े को वितरण में विभक्ता या विखंडन को दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों, वितरण और विभक्ता या विखंडन को दर्शाता है। यह माप जो दोस्तों आंकड़े को औसत मूल्य से विचलन को मापते हैं। क्या मापते हैं दोस्तों, जो औसत मूल्य से विचलन मापते हैं। क्या मापते हैं, विचलन मापते हैं। यदि हम लोग इसकी बात करते हैं दोस्तों, विखंडन के टाइप्स क्या होते हैं दोस्तों, तो रेंज होते हैं अर्थात विस्तार होता है, चतुर्थ विचलन होता है, माध्य विचलन होता है, मानक विचलन होता है और विचरण होता है। 5 इसके प्रकार होते हैं दोस्तों। और यदि हम इसका महत्व की बात करते हैं दोस्तों, विखंडन का महत्व क्या है, तो आंकड़ों में विविधता हो जाती है, जोखिम मूल्यांकन रहता है और निर्णय लेने में भी मदद होती है। चलिए दोस्तों हम लोग यदि बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल भी बात कर देते हैं। तो पहले रेंज देख लेते हैं दोस्तों। रेंज क्या होता है दोस्तों, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। क्या होता है दोस्तों, रेंज होता है। यदि कोई आंकड़ा दिया है, मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, यदि हम लोग इसकी रेंज की बात करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 50 माइनस 10, अर्थात लास्ट आंकड़ा जो होता है उसको पहले आंकड़ा से घटा देंगे, क्या हो जाएगा, उसका रेंज हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड डिवीजन अर्थात मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है दोस्तों, आंकड़े के औसत मूल्य का विचलन का वर्गमूल होता है। क्या होता है, आंकड़े के औसत मूल्य के विचलन के वर्गमूल होता है। अर्थात आंकड़ा जो है उसका औसत मूल्य निकालेंगे, जो उसका विचलन रहेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही क्या होता है दोस्तों, मानक विचलन होता है। यदि मान लीजिए दोस्तों कोई आंकड़ा दिया है 10, 20, 30, 40, 50, इसका औसत करेंगे दोस्तों तो 50 प्लस 40 प्लस 30 प्लस 20 प्लस 10 अपान 5 कर देंगे, तो हम 30 आएगा दोस्तों। जब हम लोग इसका मानक विचलन की बात करते हैं दोस्तों, तो इसका हम लोग मानक विचलन निकालेंगे दोस्तों, तो मानक विचलन आएगा 400 बटा अपान 5। यदि इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा 14.14। और नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हम लोग इसका देखते हैं, अगर विचरण की बात करते हैं दोस्तों, विचरण क्या होता है, तो विचरण क्या होता है दोस्तों, आंकड़े के औसत मूल्य से विचलन के औसत वर्ग होता है। क्या होता है दोस्तों, आंकड़े का जो विचलन, आंकड़े का जो औसत मूल्य से विचलन का औसत वर्ग होता है। यदि कोई आंकड़ा जैसे 200 दिया, 10, 20, 30, 40, 50, उसका औसत तो 30 होगा, सॉल्व भी कर चुका हूँ। औसत वर्ग निकालेंगे तो उसका 200 होगा। और यदि इसकी महत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो आंकड़े विविधता लाता है, जोखिम मूल्यांकन को कम करता है। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न तालिका में मानक विचलन का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया दोस्तों, मानक विचलन दिया है दोस्तों। मानक विचलन का हम आपको एक्सप्लेन पहले ही कर चुके हैं दोस्तों। क्या होता है, मानक विचलन आंकड़े के औसत मूल्य से विचलन का वर्गमूल होता है। आंकड़े का पहले औसत मूल्य से विचलन का वर्गमूल होता है। पहले आंकड़े का औसत मूल्य निकालेंगे और जो उसका विचलन निकलेगा उसका वर्गमूल निकालेंगे, वही क्या हो जाएगा, मानक विचलन। आगे चलते हैं दोस्तों, सहसंबंध एवं समाश्रयण को परिभाषित कीजिए। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के गुण तथा दोष को वर्णन कीजिए। इस सहसंबंध दोस्तों बात करते हैं, सहसंबंध और प्रतिगमन दो सांख्यिकी तकनीकें हैं जो दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध का विश्लेषण करने में मदद करती है। क्या करती है दोस्तों, सहसंबंध दो चरों के बीच संबंध ताकत और दिशा को मापता है। सहसंबंध गुणांक -1 से +1 के बीच होता है। कितना होता है सहसंबंध गुणांक, -1 से +1 के बीच में होता है। +1 जो है दोस्तों पूर्ण सकारात्मक होता है, -1 नकारात्मक होता है, जो शून्य अगर आ जाता है तो सहसंबंध नहीं दर्शाता है। यदि कार्ल पियर्सन की बात करते हैं दोस्तों, तो कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक का एक संख्यांकी माप है जो दो चरों के बीच रैखिक संबंध की ताकत और दिशा को मापता है। यदि हम लोग बात करते हैं दोस्तों कार्ल पियर्सन के सहसंबंध का गुण क्या है दोस्तों, तो गणना करने में सरल कर देता है, व्यापक उपयोग करता है। यदि हम लोग दोष की बात करते हैं दोस्तों, तो रैखिक संबंध जो होता है वो संबंध को मापता है। और आंकड़े की गुणवत्ता जो है दोस्तों, ये क्या करता है, ये जो पियर्सन संबंध है वो आंकड़े गुणवत्ता पर निर्भर करती है। यदि कारण प्रभाव संबंध हो जाता है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक कारण प्रभाव संबंधों को नहीं दर्शाता है। क्या करता है दोस्तों, कारण प्रभाव संबंधों को नहीं दर्शाता है। दोस्तों ये आप लोगों का पेपर था जो पिछले साल का था, इसको एनालिसिस किए हैं। यदि आप लोगों को इसका जो मैथ क्वेश्चन है अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग उसको कमेंट में बताइएगा, इसको मैथ के क्वेश्चन
बोर्ड पे आप लोगों को अलग से इसको हम सॉल्व करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।